हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने यूनिट 1 को डिस्कस कर लिया है, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं सोशल प्रोस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन की यूनिट नंबर 2 के बारे में। यूनिट नंबर 2 में आप लोगों के 3 चैप्टर्स हैं। सबसे पहला चैप्टर है भारत में शिक्षा के संवैधानिक आधार। इसमें क्या है, आप लोगों को पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ना है, ठीक है। यूनिट सेकंड की बात करें तो स्वतंत्रता, न्याय, समानता आदि के संदर्भ में शिक्षा, और उसके बाद में है शिक्षा एवं जनतंत्र, ठीक है। तो आप सभी लोगों को बता दूं, यूनिट 2 में कह दीजिए पूरी यूनिट 2 जो है वो केवल एक चैप्टर पर आधारित है, वो है चैप्टर नंबर 9। अभी तक हमने जाना था कि शिक्षा क्या होती है, किस तरीके से समाज को शिक्षित किया जाता है, शैक्षिक समाजशास्त्र, शिक्षा का समाजशास्त्र में क्या अंतर होता है, किस तरीके से शिक्षा में हम लोग निवेश कर सकते हैं। अब बताया गया है शिक्षा संबंधी हमारे पास क्या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उनके बारे में बात की जाएगी। तो देखिए, ये चैप्टर जो है, इसको अकेले इस चैप्टर को बनाने के लिए 3 से 5 वीडियो जो है वो लग जाएंगे। इसमें क्या क्या है, देखिए, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इसमें नहीं पढ़ना, हालांकि आपको इसमें फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रियम्बल वगैरह ये सारा आपको पढ़ना है, लेकिन उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या पढ़नी है वही मैं केवल वीडियो में पढ़ाऊंगा। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों को इसमें नहीं पढ़ाऊंगा। जो भी इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं राइट्स दिए गए हैं कि किस में मतलब शिक्षा संबंधी जो प्रावधान दिए गए, केवल उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं संवैधानिक आधार वाला पहला चैप्टर। अब हम लोग बात करने वाले हैं भारत में शिक्षा के संवैधानिक अधिकार, ठीक है। तो इसमें जितना इंपॉर्टेंट चीजें हैं केवल उतनी ही हम लोग बात करेंगे। तो पहला चैप्टर है, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9, भारत में शिक्षा के संवैधानिक अधिकार। तो सबसे पहले इस संवैधानिक अधिकार में सबसे पहले बात की गई है, जो बुक का सिलेबस है वो मेरे सामने है। डिट्टो मैं केवल और केवल सिलेबस को ही पढ़ाऊंगा, जिससे आप सभी लोगों का पेपर जल्दी ही है और आप लोग कर सके, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि संविधान क्या होता है। देखिए, ये राज्य व्यवस्था जो लिखा है ये आपके टॉपिक में नहीं है, केवल आप लोगों को संविधान के बारे में पहले जानना है, क्योंकि कई बार पिछली परीक्षाओं में क्वेश्चन आया है संविधान को संक्षेप में लिखिए, तो इसके बारे में आपको लिखना रहता है। तो देखिए, सबसे पहला है संविधान क्या है, तो नियमों, कानूनों या परंपराओं आदि का संकलन जो एक देश पर शासन करने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, संविधान बोलते हैं। मतलब ऐसे कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं। और क्या होता है कि परंपराओं, जो ये शब्द लिखा है, तो परंपराएं भी क्या करती हैं, जो नियम कानून है इनको प्रभावित करती हैं। कुछ लोगों की परंपराओं के आधार पर भी कानूनों को बनाया गया, इसलिए परंपराएं जो हैं वो भी एक संविधान को प्रभावित करती हैं। उन सभी को संकलन जो एक देश पर शासन करने के लिए होता है, उसे ही हम लोग संविधान कहते हैं। शासन जनता के सार्वजनिक जीवन पर किया जाता है, ठीक है। तो इस पे हम लोग बात करते हैं। तो ये है हमारे संविधान के बारे में। या अगर इसके हम आगे की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि संविधान का महत्व एवं वर्गीकरण, या दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाती है, किसी देश के शासन के लिए आधारभूत सिद्धांतों, नीतियों का जो संकलन होता है वही आपका संविधान कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको सिर्फ संविधान डिफाइन करने के लिए आता है, तो ये संविधान आप लोग डिफाइन कर देंगे। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि संविधान का निर्माण जो है वो कौन करता है, ठीक है। तो संविधान का निर्माण और संविधान को लागू करने के लिए सरकार जो है वो बनाई जाती है, और सरकार के 3 अंग काम करते हैं। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ केवल उतना ही आप लोगों को पढ़ना है। पूरा पढ़ने की कोशिश आप लोग करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों की चीज़ें जो है वो छूट जाएंगी, और आप अपनी चारों बुकों को टाइम से कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो 3 अंग बनाए गए हैं। सबसे पहला क्या है, जो सरकार होती है वही विधायिका की तरह भी काम करती है, जो सरकार होती है वही कार्यपालिका की तरह काम करती है, और इन लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए जुडिशरी यानी न्यायपालिका आती है। विधायिका क्या काम करती है, विधायिका काम करती है समाज में, समाज के बदलते हुए परिप्रेक्ष्य के अनुसार जनता को किस प्रकार के नए नियमों एवं कानूनों की जरूरत है, उन नियमों एवं कानूनों को बनाने का काम जो है वो विधायिका करती है। कार्यपालिका क्या करती है, कार्यपालिका जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करती है, जनता पर इम्प्लीमेंट करने का काम करती है, और उसके अनुरूप जनता को चलाने का काम कार्यपालिका करती है। यदि किसी परिस्थिति में विधायिका द्वारा बनाया गया कानून गलत होता है एवं कार्यपालिका द्वारा उस कानून को लागू करने में किसी तरीके की कोई समस्या आती है, तो उसके लिए न्यायपालिका को बनाया गया है। न्यायपालिका इन कानूनों का पुनर्विचार भी कर सकती है, इनके विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून को हटा भी सकती है। साथ ही साथ में कार्यपालिका के संबंधित जो भी अगर इनके द्वारा अनुपालन सही से नहीं किया जा सकता है, तो न्यायपालिका कार्यपालिका को दंडित भी कर सकती है। इसी विधायिका से रिलेटेड एक कानून आप लोगों ने सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति से संबंधित जो भी कॉलेजियम बनाया जाता था उसमें इन्होंने परिवर्तन कर दिया था। तो देखिए, इनके द्वारा बनाया गया कानून पे तुरंत सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायपालिका ने स्टे लगा दी थी।
तो न्यायपालिका ये वेरीफाई करती है कि कौन सा बनाया गया कानून जनता एवं संविधान के अनुरूप है, केवल उसी को न्यायपालिका मान्यता देती है और बाकी के कानून जो होते हैं उन्हें पूरी तरीके से हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से संविधान को डिफाइन करना हो तो इस तरीके से आप लोग पॉइंट टू पॉइंट डिफाइन कर देंगे और आपको 2 नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है संविधान में, वो है इसकी प्रस्तावना और इसके बाद इसकी विशेषता के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रस्तावना को हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रस्तावना है क्या। प्रस्तावना जो लिखा गया है वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें ये बताया जाता है कि कानून विधि का उद्देश्य क्या है। मतलब कोई भी कानून अगर बनाया गया है तो उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है, मतलब वो कानून क्यों बनाया गया है, ये उद्देशिका जो है प्रस्तावना इस चीज को बताती है। वो लागू कब होगा इसके बारे में भी प्रस्तावना हमें बताती है। साथ ही साथ में उसका विस्तार किन किन क्षेत्रों में किया जाएगा, कहाँ कहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, इसके बारे में भी हमें प्रीएम्बल बताता है। इन तीनों चीज़ों का उत्तर हमें जहाँ मिलता है वही हमारी प्रस्तावना कहलाती है। हम सभी लोग जानते हैं प्रस्तावना किस तरीके से जनरेट हुई। तो देखिए 13 दिसंबर 1946 में आप सभी लोगों को पता है कि सबसे पहले 9, 11 और 13 को बैठक हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। किस तरीके से संविधान बना, फिर उसमें किस तरीके से शिक्षा के प्रावधान जुड़े, ये हमें बताना है यहाँ पर इस चैप्टर में, बीएड के पाठ्यक्रम में। तो देखिए 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव ही उद्देशिका या नहीं थी, प्रस्तावना नहीं थी। उद्देश्य प्रस्ताव केवल एक प्रोफार्मा था। उद्देश्य प्रस्ताव केवल एक प्रकार का प्रोफार्मा था जिसके आधार पर प्रस्तावना का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो उद्देश्य प्रस्ताव को ही कुछ लोग प्रस्तावना मान लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था एक प्रोफार्मा यानी स्केलेटन तैयार करने के लिए कि प्रस्तावना हमारी होनी कैसी चाहिए थी। उसके बाद में नेक्स्ट ईयर में 22 जनवरी 1947 को यह उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो संविधान सभा के द्वारा मान लिया गया था। ठीक है, अब देखिए नोट में यही चीज को मैंने लिखा है। हमने कहा वर्तमान संविधान की प्रस्तावना जो है वो इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित होने के कारण प्रस्तावना को ही उद्देशिका भी कहा जाता है। प्रस्तावना को उद्देशिका और क्यों नाम दिया गया, क्योंकि उद्देशिका इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि प्रस्तावना बनी किससे है, उद्देश्य प्रस्ताव से बनी हुई है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं जब यहाँ पर आया ये, तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के एक सदस्य थे जिनका नाम था मोहनलाल सक्सेना जी। इन्होंने क्या किया था, उद्देश्य प्रस्ताव का उर्दू में अनुवाद किया गया था। उसके बाद में जब इस पर आधारित जब ये प्रस्तावना जो थी, उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो जब आगे बढ़ गया था, आगे बढ़ने के बाद में जब उस पर विचार कर लिए गए, सब कुछ सही पाया गया, तो क्या किया गया, उसी के आधार पर स्केलेटन के ऊपर कहते हैं ना कि बढ़िया बढ़िया चीजें लगा करके और फिर उसे पूरा रूप दे दिया गया। तो इसी तरीके से संविधान सभा के द्वारा 17 अक्टूबर 1949 को प्रस्तावना जो थी वो बन करके और संविधान में स्वीकार कर ली गई थी। तो याद रखिएगा कब लागू सब प्रस्तावना कब स्वीकार की गई थी, 17 अक्टूबर 1949 में। और उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था, वो 22 जनवरी 1947 में। ठीक है, और प्रस्तावना जो थी वो 26 जनवरी 1950 को जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उसी के साथ में प्रस्तावना भी जो थी वो लागू हो गई थी। और इस पर आगे और बात हम लोग करते हैं। देखिए जरा, ये तो रहे इसके बारे में फैक्चुअल बातें कुछ। अब हम लोग बात करते हैं प्रस्तावना जो थी वो प्रस्तावना में किन चीज़ों की बात कही गई है। तो प्रस्तावना में जो सबसे पहले बात कही गई है वो संविधान के स्रोतों की बात कही गई। मतलब हमारा संविधान जो है वो कहाँ से लिया गया है, संविधान के स्रोत क्या क्या है, लिखित है या पूरी तरीके से दूसरे कंट्री से अडॉप्ट किया गया है, सरकार का स्वरूप क्या है, किस तरीके की जो सरकार है वो हमारे देश में होनी चाहिए, लोकतांत्रिक होनी चाहिए कि डिक्टेटरशिप वाली होनी चाहिए, तो इसके बारे में भी प्रस्तावना में बताया गया है। संविधान के क्या उद्देश्य हैं, संविधान जो है वो किस तरीके से वर्क करेगा, संविधान किस तरीके से आगे बढ़ेगा और वह लोगों को किस प्रकार से मदद करेगा, इन सभी उद्देश्यों के बारे में प्रस्तावना में लिखा हुआ है। और संविधान के लागू होने की तिथि क्या है ये भी प्रस्तावना में लिखी हुई है। तो इस तरीके से जो है वो सबसे पहले हम लोगों ने बात की संविधान क्या है और संविधान के बाद में हमने प्रस्तावना के ऊपर चर्चा करी। तो देखिए अब इसमें बात करते हैं पहले संविधान के स्रोत में। तो सबसे पहले प्रस्तावना में हम भारत के लोग जब शुरुआत होती है तो उसमें कैसी होती है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो ऐसे है। तो जब शुरुआत ही पहले शब्द से हुई है हम भारत के लोग, मतलब हम भारत के लोग शब्दावली से शुरू हुई है, इसका मतलब है कि जो संपूर्ण शक्ति जो है संविधान की वो कहाँ पर निहित है, वो भारत के लोगों में निहित है, यहाँ से हुई है।
यानी इसका उपयोग दो अर्थों में हुआ है। संविधान निर्माण जनता द्वारा किया गया है, इसलिए जनता संविधान का स्रोत है, इसके अर्थ में हुआ है। भारत में जनता सर्वोच्च है, इस बारे में भी बताता है। ठीक है, तो और यह शब्दावली जो है ये अमेरिका से ली गई है। हम भारत के लोग शब्दावली कहाँ से ली गई है, तो वो अमेरिका में ली गई है। देखिए इसके आगे की बात हम लोग इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे और इन तीनों टॉपिक के बारे में बात करेंगे प्रस्तावना के, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। देखिए मैं 10 ही मिनट की वीडियो इसलिए बनाता हूं क्योंकि आपको देखने में भी मज़ा आती है। 10 मिनट का वीडियो हंसी खेल में और घूमते फिरते आप लोग देख लेते हैं, लेकिन जब यही वीडियो 15 मिनट 20 मिनट का हो जाता है तो आप लोगों को पढ़ने में भी थोड़ा बोरियत टाइप की लगने लगती है। इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ सारे वीडियोज़ जो है वो मैं 10-10 मिनट्स के बनाऊँ, जिससे आप लोग भी आराम रहे। तो देखिए इसी का पार्ट 2 अभी मैं बैठ करके 10 मिनट का अलग बना देता हूँ, और जिन लोगों को पढ़ना है वो वैसे भी वीडियो आगे आगे करके वो देख ही सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।